हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। आई एम अलीम अख्तर, सोशोलॉजी टीचर एट फिलर फॉर्म। सो आज हम लोग यूनिट 9 का पार्ट 2 करेंगे, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। उसमें हम लोग आज डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया, साइबर क्राइम, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से फ्रेश कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें उनको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, और रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगे उनको, और प्लस जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो लाइव क्लासेस वो उनको मिल जाएंगी। ठीक। सो जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो फ्रेश कोर्स ज्वाइन कर लें, और ये वैलिड होगा आपका दिसंबर एग्जाम तक। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों पेपर अगर आप बाई करते हैं तो आपको 1400 का पड़ेगा, जिसमें आपको पेपर 1 की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ सिंगल पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 पेपर 2, तो आपकी प्राइस पड़ेगी 999, यानी कि तकरीबन 1000 रुपीज़ पड़ेगी। और उसके अलावा मेरा रेफरल कोड अलीम10 यूज़ कर सकते हैं, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। सो आज हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया था। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 1 कल कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहला आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? The digital divide describes the socio-economic gap between people who benefit from the digital age and those who do not. डिजिटल डिवाइड क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक गैप है। एक सोशियो इकोनॉमिक गैप है कि लोगों के बीच में, उन लोगों के बीच में जो डिजिटल चीज़ों का, डिजिटल एज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और जो लोग डिजिटल एज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आदमी के पास जो है पैसे ना हो इसलिए वो डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। नॉलेज का भी इशू आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डिजिटल डिवाइड में जो है, जो डिवाइड है वो सोशियो इकोनॉमिक गैप को डिस्क्राइब करता है बिटवीन टू पीपल, दोज हु कैन यूज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एंड दोज हु कैन नॉट यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो जो लोग यूज कर सकते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके, और जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके बीच में क्या सोशियो इकोनॉमिक गैप है, उसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आती है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब किसी के पास इतने पैसे हैं कि वो डिजिटल डिवाइस को खरीद सकता है या नहीं, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाता है। मतलब कि उसके पास पैसे इतने हैं कि नहीं, वो इतनी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन में आ जाता है। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं
उसके पास नॉलेज है उस डिवाइस को यूज़ करने की, उसके पास स्किल है उस डिवाइस को यूज़ करने की, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उस डिवाइस को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ये भी डिजिटल डिवाइड में आ जाए। ठीक, तो एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? एक्सेसिबिलिटी। पैसे हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है डिवाइस। पैसे हैं लेकिन वो ऐसी रिमोट एरिया में रह रहा है कि वहाँ पे वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पे वो सर्विस अवेलेबल नहीं है। जैसे बहुत सारी एरिया में नेटवर्क ही नहीं आता है, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे कोई अगर डिजिटल डिवाइस यूज़ करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये आ जाता है एक्सेसिबिलिटी, क्या उसके पास एक्सेस है उस चीज़ को पाने की। ठीक, तो इस वजह से भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। ठीक, और तीसरा आता है यूजेबिलिटी। तीसरा आता है यूजेबिलिटी। पैसा है, एक्सेस भी है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। एक पैसा है, एक्सेस है, लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। इस बेसिस पे भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। क्योंकि उसके पास नॉलेज है ही नहीं है कि उस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, वो इलिटरेट है। इस वजह से भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। So the digital divide describes the socio-economic gap between people who benefit from the digital age and those who do not. Good afternoon. So डिजिटल डिवाइड किसको कहते हैं? डिजिटल डिवाइड उन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर का वर्णन करता है जो डिजिटल युग से लाभान्वित होते हैं और जो नहीं होते। तो ये उन लोगों के बीच में उन लोगों के बीच में सामाजिक आर्थिक अंतर बताता है। ठीक है, जो डिजिटल युग को इस्तेमाल कर पाते हैं, जो डिजिटल युग से लाभ उठा पाते हैं और जो नहीं उठा पाते, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ठीक, तो डिजिटल डिवाइड जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे की वजह से हो, सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन की ही वजह से हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आदमी के पास पैसा होता है लेकिन वो एक आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो वो डिजिटल डिवाइस खरीद ही नहीं सकता है, तो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा या उसका लाभ कैसे उठाएगा? और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक आदमी के पास पैसा है लेकिन वो डिवाइस वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, वो डिवाइस वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। ठीक, जैसे बहुत सारी एरिया में रिमोट एरियाज होती हैं, वहाँ पे नेटवर्क होता ही नहीं है, तो वहाँ पे डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। तो पैसा भी है लेकिन वो नहीं यूज़ कर सकता। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके पास पैसा है, वो डिवाइस वहाँ पे अवेलेबल भी है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उस डिवाइस को यूज़ करने की नॉलेज ही नहीं है। तो कई तरीके हो सकते हैं, डिजिटल डिवाइड के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक, नहीं, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन इसलिए नहीं आते क्योंकि देखिए, पहले प्लानिंग कमीशन जो है अब नीति आयोग हो चुका है। अब पंचवर्षीय योजना होती ही नहीं है। ठीक, हाँ, इसी वजह से क्वेश्चन अब उतना नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है? नीति आयोग, या नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो वो आप उतना देख लीजिएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, और प्लानिंग कमीशन का जो नाम चेंज हुआ है वो नीति आयोग ही हुआ। ठीक, तो अ, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन ही 5 ईयर प्लान तय करता था। तो अब जो है चूँकि वो खत्म हो चुका है, इसीलिए बहुत, हाँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो करंट से होते हैं, करंट अफेयर की क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत पुरानी चीज़ों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक, क्योंकि तकरीबन 2014 से प्लानिंग कमीशन है नहीं, तो प्लानिंग कमीशन जब नहीं है तो इसी वजह से अब उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। ठीक, हाँ, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिससे कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का कौन से 5 ईयर प्लान से शुरू हुआ था। तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिए जाते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते। ठीक, तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आप ये समझिए कि पूछे ही नहीं जाते। तो डिजिटल डिवाइड उन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक अंतर का वर्णन करता है जो डिजिटल युग से लाभान्वित होते हैं और जो नहीं करते। ठीक, तो जो लाभान्वित हो रहे हैं और जो नहीं हो रहे हैं, जो उससे लाभ उठा पा रहे हैं और जो नहीं उठा पा रहे हैं,
उन दोनों के बीच में क्या सामाजिक और आर्थिक अंतर है, इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। ठीक, इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। हाँ। नेक्स्ट आता है स्टेजेस ऑफ डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के चरण कौन कौन से हैं? स्टेजेस ऑफ डिजिटल डिवाइड के चरण कौन कौन से हैं? Nielsen has suggested that digital divide consists of three stages. तो नीलसन ने सजेस्ट किया है कि डिजिटल डिवाइड के तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक, डिजिटल डिवाइड के तीन स्टेजेस होते हैं, ये नीलसन ने सजेस्ट किया है। पहला क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मैंने बता दिया, किसी किसी के पास पैसे ही नहीं, किसी के पास उतना इकोनॉमिक असेट्स ही नहीं है कि वो डिजिटल डिवाइस को खरीद सके। ठीक, दूसरा आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मतलब वो उसको यूज करने के काबिल है या नहीं। और उसके बाद आता है एम्पावरमेंट, उसकी वजह से उसका एम्पावरमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये तीन स्टेजेस बताए हैं नेल्सन ने, इकोनॉमिक, यूजेबिलिटी और एम्पावरमेंट। एक तो ये याद रखिएगा कि डिजिटल डिवाइड के तीन स्टेजेस नेल्सन ने बताए हैं। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक, दूसरा आता है यूजेबिलिटी और तीसरा है एम्पावरमेंट। ऑफ विच द इकोनॉमिक स्टेज इज वर्चुअली सॉल्व। जिसमें से इकोनॉमिक स्टेज जो है वो आमतौर से खत्म हो चुका है। अब हर किसी के पास जो है एक ना एक डिजिटल डिवाइस तो है ही। ठीक, वो उसको यूज कर रहा है। ठीक, तो तकरीबन इकोनॉमिक स्टेज जो है वो वर्चुअली सॉल्व हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। अब इस तरह की डिजिटल डिवाइड बहुत कम एरियाज में पाई जाती है, बहुत रिमोट एरियाज होंगी वहीं पे ही इस तरह की डिजिटल डिवाइड, यानी कि इकोनॉमिक डिजिटल डिवाइड बहुत कम एरियाज में पाई जाती है। ठीक, तो नेल्सन ने तीन स्टेजेस बताए हैं, उसमें कहा है कि जो इकोनॉमिक स्टेज है वो सॉल्व हो चुकी है, वो वर्चुअली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, डिजिटल डिवाइस के चरण कौन कौन से हैं? नीलसन ने सुझाव दिया है कि डिजिटल डिवाइड में तीन चरण होते हैं। तो डिजिटल डिवाइड में क्या है? तीन चरण होते हैं। सबसे पहला है आर्थिक, दूसरा है उपयोगिता और तीसरा है सशक्तिकरण। पहला है आर्थिक, दूसरा उपयोगिता और तीसरा है सशक्तिकरण। और इसमें भी नेल्सन ने कहा है कि जो आर्थिक है वो चरण जो है तकरीबन वस्तुतः हल हो चुका है, मतलब उसको हल किया जा चुका है। अब इस तरह की डिजिटल डिवाइड बहुत कम एरियाज में, बहुत कम जगहों पे पाई जाती है। जो रिमोट एरियाज होती हैं, जो बहुत पिछड़ी एरियाज होती हैं, उसी में पाई जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिजिटल डिवाइड की समस्याएं क्या है? तो these include the cost of devices and services for connecting to the internet, impeding access for low income earners। ठीक, तो प्रॉब्लम क्या है डिजिटल डिवाइड के साथ, डिजिटल डिवाइड होता क्यों है? तो इसमें क्या आ जाता है? कास्ट ऑफ डिवाइस। डिवाइस कितनी महंगी है? ठीक, डिवाइस कितनी महंगी है उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितना डिजिटल डिवाइड होगी। क्योंकि अगर डिजिटल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा महंगी हो जाए तो आम जनता जो है उसको यानी कि लोअर क्लास जो है उसको खरीद ही नहीं पाएगी। ठीक, उसको बाई ही नहीं कर सकती। तो इस तरह का डिजिटल डिवाइस हो सकता है। एंड सर्विसेज फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। और जो सर्विसेज की जो कॉस्ट है, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए जो आपको सर्विस लेना पड़ता है, हम लोग रिचार्ज वगैरह कराते हैं, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे पोस्ट पेड हो, हम लोग उसकी पेमेंट करते हैं। तो हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं? सर्विसेज की ही पेमेंट कर रहे हैं। तो वो सर्विसेज की कॉस्ट कितनी है, ये भी डिजिटल डिवाइड को आ, मतलब अफेक्ट करता है। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा सर्विसेज महंगी हो जाएंगी तो कम से कम लोग उसको यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिवाइड होगा। ठीक, इम्पेडिंग एक्सेस फॉर लो इनकम अर्नर। और ये सब की वजह से अगर कास्ट डिवाइस की कास्ट या सर्विस की कास्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो जो लो इनकम अर्नर हैं उनको डिजिटल डिवाइस के एक्सेस करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक, डिजिटल डिवाइस की समस्याएं क्या हैं? इसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए उपकरणों और सेवाओं की लागत, कम आय वाले लोगों के लिए पहुंच में बाधा शामिल है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो उपकरण है, जो डिजिटल उपकरण है, उनके उनके मतलब लागत क्या है, मतलब उसकी कीमत क्या है? जो भी डिजिटल उपकरण उपलब्ध हैं उनकी कीमत क्या है? और उससे रिलेटेड जो सेवाएं हैं, उससे संबंधित जो सेवाएं हैं
उस उसकी लागत क्या है। ये सब डिपेंड करता है इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो सेवाएं लेना होता है, उन सेवाओं की लागत क्या है, या इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो उपकरणों की ज़रूरत है, उन उपकरणों की लागत क्या है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और ये अगर बहुत ज़्यादा हो तो जो कम आय वाले लोग हैं उनके लिए ये बाधा होती है। ठीक, उनके लिए ये सारी चीज़ों का यूज़ करना, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना एक तरह से बाधा होगी। ठीक। सो जितना ज़्यादा जो है उसकी लागत बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उपकरणों की या सेवाओं की लागत बढ़ेगी, उतना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड भी बढ़ेगा, क्योंकि उतना कम लोग ही उसको इस्तेमाल कर पाएँगे। जिनके पास पैसा होगा, वही इस्तेमाल कर पाएगा। तो जितना ज़्यादा जो है इसकी लागत बढ़ जाएगी उपकरणों की या सेवाओं की, उतना ही ज़्यादा डिजिटल डिवाइड होगा। ठीक, उतना ही ज़्यादा डिजिटल डिवाइड की समस्या बढ़ेगी। Insufficient knowledge and skill to use the necessary devices and technologies easily। ठीक। दूसरी वजह क्या है, एक तो हम लोग कास्ट के बारे में पढ़ लिया कि कास्ट अगर महंगी होगी तो जो लो इनकम अर्नर हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर लागत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी तो कम आय वाले लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। दूसरा रीज़न क्या है डिजिटल डिवाइड के साथ, सो इनसफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल टू यूज द नेसेसरी डिवाइसेस। उनके पास पैसा है, डिवाइस वो खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है कि उस डिवाइस को यूज़ कर पाएँ। जैसे आप देखेंगे अभी जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो नई जनरेशन है वो डिजिटल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी है, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन है उनमें बहुत कम लोग डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है उस डिजिटल डिवाइस को यूज़ करने की। ठीक। सो अफोर्डेबिलिटी तो है, लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यूजेबिलिटी नहीं है। इनसफिशिएंट नॉलेज एंड स्किल टू यूज द नेसेसरी डिवाइस। ठीक। तो उस नेसेसरी डिवाइसेस को, यानी कि जो भी डिवाइसेस की ज़रूरत है डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल, यानी कि डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए जिन डिवाइसेस की ज़रूरत है उन डिवाइसेस को यूज़ करने की मतलब इनसफिशिएंट नॉलेज है या स्किल। ठीक। एंड टेक्नोलॉजीज ईजी। तो जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो डिवाइसेज हैं, उन सबको इस्तेमाल करने के लिए बहुत इनसफिशिएंट नॉलेज होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसकी वजह से भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। ठीक। क्योंकि आपके पास पैसा तो है, आप उस डिवाइस को खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है उस डिवाइस को यूज़ करने की, यानी कि आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, उससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये भी एक तरह का डिजिटल डिवाइड होगा। ये दूसरा रीजन है डिजिटल डिवाइड। आवश्यक उपकरणों और तकनीकों का आसानी से उपयोग करने के लिए अपर्याप्त ज्ञान और कौशल है। तो जो भी आवश्यक उपकरण है या तकनीक है, उनका आसानी से उपयोग करने के लिए जो भी अपर्याप्त ज्ञान या कौशल होते हैं, जितना भी पर्याप्त ज्ञान या कौशल होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक। पर्याप्त ज्ञान या कौशल नहीं होता है उन उपकरणों का या तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए जो है उनमें भी डिजिटल डिवाइड हो जाता है। ठीक। यानी कि इनके पास पैसा है, आर्थिक रूप से ये सक्षम है कि उस डिवाइस को, उस उपकरणों को या उन सेवाओं को खरीद पाएँ, लेकिन इनके पास खुद ज्ञान या कौशल नहीं है कि उन सेवाओं का ये इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक। The difficulty in implementing infrastructure that facilitate the adoption of ICTs in certain areas। The difficulty in implementing infrastructure। अब यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब आपके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। आपने डिवाइस खरीद लिया, सपोज करिए मोबाइल आपने खरीद लिया, लेकिन आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं अवेलेबल। ठीक, वहाँ पे किसी भी कंपनी के, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो आप वहाँ पे जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे उसमें, और आपके साथ भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। ठीक। सो डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी हो रही है दैट फैसिलिटेट द एडॉप्टेशन ऑफ आईसीटीज इन सर्टेन एरिया। ठीक। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईसीटी के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी होते हैं, किसी किसी एरियाज़ में डिफ़िकल्ट होता है उन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कि जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मतलब बहुत ख़राब कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होती है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी रीज़न हो सकते हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएगा। तो एक्सेसिबिलिटी भी अगर नहीं हो पा रही है तो ये भी डिजिटल डिवाइड में हो जाएगा। डिजिटल डिवाइड इसको भी कहेंगे। ठीक। बुनियादी ढांचे को लागू करने में कठिनाई जो कुछ क्षेत्रों में आईसीटी को अपनाने की सुविधा प्रदान करती है। ठीक। तो आईसीटी की सुविधा, आईसीटी को अपनाने के लिए जो सुविधा प्रदान करती है, उन ढांचों को लागू करने में कठिनाई होती है। किसी किसी जगहों पर, कई क्षेत्रों पर उन ढांचों को लागू करने में कठिनाई होती है, वो ढांचे ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपके पास पैसा है, आप उस डिवाइस को खरीद भी सकते हैं, लेकिन वो ढांचे जो आपके आईसीटी अपनाने के लिए जो ज़रूरत है, जिन ढांचों की, वो ढांचे वहाँ पे लागू करने में बहुत कठिनाई हो रही है। तो क्या हो जाएगा कि वो ढांचे वहाँ पे रहेंगे ही नहीं, तो आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस बेस पे भी डिजिटल डिवाइड हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट था वो अफोर्डेबिलिटी, पहला जो पॉइंट है वो अफोर्डेबिलिटी का है, यानी कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस डिवाइस को खरीद सकते हैं या नहीं। ठीक। तो ये इस बीच में भी डिजिटल डिवाइड हो जाता है। ठीक। और दूसरा क्या है, ये यूजेबिलिटी है। यूजेबिलिटी यानी कि क्या आपके पास इतनी नॉलेज या स्किल है कि आप उस डिवाइस को यूज कर पाएँ, तो ये आ जाता है यूजेबिलिटी। ठीक। और तीसरा क्या है, एक्सेसिबिलिटी, क्या वो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है कि आप उस डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएँ आसानी से। ठीक। तो ये 3 चीज़ें हैं, एक है अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है यूजेबिलिटी और तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल डिवाइड आर। तो ये तीनों के बेस पे ही टाइप्स डिवाइड होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, यूजेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ये इन तीनों पे ही डिजिटल डिवाइड का जो टाइप्स है वो डिवाइड। ठीक। डिजिटल डिवाइड के प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है यूजेज गैप, उपयोग अंतराल। यूजेज गैप यानी कि उपयोग अंतराल, कौन से लोग यूज कर पा रहे हैं और कौन से लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये आ जाता है यूजेज गैप। ठीक। This refers to the lack of sufficient digital skill to use ICTs on a personal or professional level। ठीक। तो यूजेज गैप किस लिए होता है कि आपके पास इनसफिशियंट स्किल या इनसफिशियंट डिजिटल स्किल होती है, या बहुत कम डिजिटल स्किल होती है कि आप जो है आईसीटी को पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे इस्तेमाल कर पाएँ। तो आपके पास इतनी नॉलेज ही नहीं होती है कि आप पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे आईसीटी को इस्तेमाल कर पाएँ, इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी स्किल नहीं होती है। इस तरह के गैप को यूजेज गैप कहते हैं, क्योंकि किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। तो ये जो दोनों गैप है, ये यूजेज गैप में आता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मोबाइल तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फीचर्स उनको नहीं पता होते हैं। सिर्फ यूट्यूब पता होता है कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियो कैसे देखने होते हैं, या उनको कॉल रिसीव करना या कॉल जो है करना, वो पता होता है कि कैसे कॉल की जाती है या कैसे रिसीव की जाती है। ये दोनों चीज़ें पता होती है, और प्लस उनको यूट्यूब पे वीडियो कैसे देखनी है ये पता होती है। बाकी कोई चीज़ उनको नहीं पता होती। कोई भी चीज़ कराना होता है तो वो दूसरे उससे जो है हेल्प लेते हैं। ठीक। सो ये क्या है, एक तरह का यूजेज है। ठीक। आपके पास स्किल ही नहीं है, आप यूज कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को, जो जितनी सर्विसेज जो है, जितनी फैसिलिटीज़ वो डिवाइस देता है, उतनी वो सारी फैसिलिटीज़ कभी आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक। तो ये भी एक तरह का गैप है कि आप जो है, जो फैसिलिटीज़ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, उन सारी फैसिलिटीज़ को आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी यूजेज गैप में आ जाएगा। ठीक। डिजिटल डिवाइस के प्रकार क्या हैं, सबसे पहले आता है उपयोग अंतराल। सबसे पहले आता है उपयोग अंतराल। ये व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्तर पर आईसीटी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त डिजिटल कौशल की कमी को संदर्भित करता है। तो एक व्यक्ति के पास क्या होता है, डिजिटल कौशल की कमी होती है, जिसकी वजह से वो आईसीटी को अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक स्तर पर आईसीटी का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, आईसीटी का उपयोग नहीं कर पाता है व्यक्तिगत स्तर पर या व्यावसायिक स्तर पर। तो इस तरह के अंतराल को उपयोग अंतराल कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग डिवाइस तो खरीद लेते हैं। ठीक। जैसे आपने लैपटॉप खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया,
लेकिन आपके पास इतनी स्किल ही नहीं है, आपके पास इतना कौशल ही नहीं है कि आप उस डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएँ। इसीलिए इसको उपयोग अंतराल कहा जाता है। कुछ लोगों के पास होता है जो इस्तेमाल कर पाते हैं और कुछ लोगों के पास नहीं होता है। तो इन दिनों दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो इसी को उपयोग अंतराल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सेस गैप। ठीक, एक्सेस गैप, अब ये जो पहला टर्म था ये यूजेबिलिटी से था, यूजेस गैप था उपयोग अंतराल यूजेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेस गैप, एक्सेस गैप क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू सर्टेन पॉपुलेशन ग्रुप बीइंग अनेबल टू एक्सेस आईसीटी। तो कुछ पॉपुलेशन ग्रुप ऐसा होता है जो एक्सेस ही नहीं कर पाता है आईसीटी को, मतलब उनके पास पैसे हैं, ठीक, पैसे हैं उस डिवाइस को खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक, तो मैंने रिमोट एरिया का एग्जांपल दिया कि बहुत सारे रिमोट एरियाज होते हैं जैसे ट्राइबल एरियाज वगैरह, वहाँ पे वो सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होती है, तो वो एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे एक्सेस गैप होता है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन के पास नेटवर्क या मतलब आईसीटी का एक्सेस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है उनके बीच में गैप होता है, जिसको एक्सेस गैप कहा जाता है। जैसे आप किसी एरिया में जाइए, वहाँ पे नेटवर्क ही ना हो, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क ना आ रहा हो, तो आप वहाँ पे कैसे एक्सेस कर पाएंगे? ठीक, वहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हमारे एरिया में बहुत मतलब अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी हुई है, उससे पहले नहीं। ठीक, सो एक आदमी के पास नॉलेज है कि वो वाईफाई कैसे इस्तेमाल करना है उसको, लेकिन वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। एक आदमी के पास नॉलेज भी है, फंड भी है, ठीक, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ठीक, तो बहुत सारी पॉपुलेशन को मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो अनेबल होती है आईसीटी को एक्सेस करने में, जिसको एक्सेस गैप के नाम से जाना जाता है। एक्सेस गैप क्या है? ये कुछ जनसंख्या समूहों के आईसीटी तक पहुंचने में असमर्थ होने से संबंधित है। यानी कि कुछ जनसंख्या ऐसी होती है जो आईसीटी तक पहुंचने में असमर्थ होती है, यानी कि आईसीटी को इस्तेमाल करने में, आईसीटी का उपयोग करने में असमर्थ होती है, क्योंकि वहाँ पे वो आईसीटी की सुविधा उपलब्ध ही नहीं होती। ठीक, तो आप इसी को एक्सेस गैप कहा जाता है। ठीक, इसी को एक्सेस गैप कहा जाता है। ये कुछ जनसंख्या समूहों के आईसीटी तक पहुंचने के लिए असमर्थ होने से संबंधित है, यानी कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन वो सर्विसेज उपलब्ध नहीं है, वो उपकरण जो है वहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन को एक्सेस गैप कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। जनरेशन गैप बहुत कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 21वीं सदी में, 20वीं और 21वीं सदी में बहुत बड़ा गैप आया। ठीक, एक बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल चीज़ों का जो है डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया। एक जनरेशन जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करने में असमर्थ है, एक डिजिटल चीज़ों को एक्सेस करने में वो आ, उनके पास स्किल ही नहीं है, उसकी नॉलेज ही नहीं है, और एक जनरेशन है जो बहुत अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है। ठीक, अकॉर्डिंग टू यूरोस्टेट डाटा, सो यूरोस्टेट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 65 एंड 74 ईयर्स ऑफ एज, तो तकरीबन 65 और 74 ईयर की एज के जो लोग हैं, उनमें तकरीबन आधी पॉपुलेशन हैज लो डिजिटल स्किल। उनके पास बहुत लो डिजिटल स्किल है, तकरीबन 50% के पास डिजिटल स्किल है, वो डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि 50% पॉपुलेशन जो है वो, उनके पास लो स्किल है, लो डिजिटल स्किल है, यानी कि वो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो 65 से 74 साल के बीच का डाटा निकाला गया, और उनमें ये पाया गया कि तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है उसका इस्तेमाल करने की, विच हैज़ बीन फर्दर हाईलाइटेड बाई द कोविड-19 पैंडेमिक। और ये जो है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और बढ़ गया, यानी कि और ज़्यादा लोग जो है अब डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक, स्किल और भी आ, कम हो गई है। ठीक, पीढ़ी का अंतर क्या है? यूरो स्टेट के आंकड़े के अनुसार
65 से 74 वर्ष की आयु के लगभग आधी आबादी के पास कम डिजिटल कौशल है। ठीक। तो यूरोस्टेट का एक आंकड़ा है जिसके अनुसार ये बताया जाता है, ये आंकड़ा निकाला गया था 65 साल से 74 साल के आयु वालों के बीच। ठीक। और उसमें उस आंकड़े में ये परिणाम आया कि तकरीबन आधी आबादी ऐसी है, यानी कि 50% आबादी ऐसी है जिनके पास डिजिटल कौशल ही नहीं है कि वो डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सेवाओं का या डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर पाए। ठीक। और ये कोविड-19 महामारी की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक। ये डाटा मतलब 50% से ऊपर हो गया, और भी ज़्यादा जनरेशन गैप, और भी ज़्यादा पीढ़ी का अंतर हो गया। ठीक। तो आपको याद रखना है कि यूरोस्टेट डाटा के अकॉर्डिंग, यूरोस्टेट डाटा ने किसके बीच में ये आंकड़ा निकाला था? 65 से 74 वर्ष के लोगों के बीच, और तकरीबन 50% ऐसे लोग मिले जिनके पास डिजिटल कौशल नहीं है कि वो डिजिटल उपकरण का या डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएँ, और कोविड-19 की वजह से ये और भी ज़्यादा गैप बढ़ गया। ठीक। नेक्स्ट आता है डिजिटल जेंडर गैप, डिजिटल लिंग अंतर। ठीक। तो जेंडर गैप भी है। ठीक। एक जेंडर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहा है, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, और एक जेंडर ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है, या कर भी रहा है तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि हमारा समाज, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जेंडर गैप, क्योंकि हमारे समाज में जो है, जो भी चीज़, नई चीज़ जो भी आती है उसको सबसे पहले उसको बाधित किया जाता है किसके लिए? वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए। ठीक। तो शुरू में जैसे ही डिजिटल सर्विसेज आना शुरू हुई, सबसे पहले जो है हमारा कल्चर जो है रजिस्ट करता है हर चीज़ों को। ठीक। हर चीज़ों को रजिस्ट करता है हमारा कल्चर, कल्चरल इनर्शिया का नाम दिया गया है। आप लोग बताएँगे कि कल्चरल इनर्शिया का टर्म किसने दिया था? ठीक। सो डिजिटल जेंडर गैप है। हमारा कल्चर जो है हमेशा नई चीज़ों को रोकने की कोशिश करता है, जो नए चेंज होते हैं उसको रोकने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से जब भी हमारे समाज में आईसीटी डेवलप हुई, जब आईसीटी आने लगा हमारे समाज में, तो हमने क्या किया, हमने ये कहा कि गर्ल्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वुमेन्स को इसका इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियर्कल सोसाइटी, तो वो कभी नहीं चाहती है कि गर्ल्स या वुमेन जो है डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। ठीक। और उनकी वजह से उनका एम्पावरमेंट। ठीक। जनरली हम उनको एक तरह से मतलब एक अजीब अब तो थोड़ा सा कॉमन होता जा रहा है, ये गैप थोड़ा सा कम होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था, पहले लड़कियां मोबाइल नहीं यूज कर सकती हैं। अगर कोई लड़की मोबाइल यूज कर रही है या कोई औरत जो है वो मोबाइल यूज कर रही है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक। अभी भी बहुत सारे समाज इंडिया में ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें, ये सारी सोच, ये सारे थॉट्स अभी भी आपको मिल जाएंगे। इस वजह से डिजिटल जेंडर गैप भी हो रहा है, और बहुत सारे और भी एक वजह हो सकती है। एक तो हमारा समाज उसको अलाउ नहीं कर रहा है, दूसरा ये कि हम जो है ज़्यादा वुमेन के एम्पावरमेंट में उतना फोकस नहीं करते हैं। औरतें घर में काम कर रही होती हैं, लड़कियां जो है वो घर में काम कर रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि जब आपको बाहर जाना ही नहीं है तो डिजिटल डिवाइसेस की ज़रूरत ही क्या है? ठीक। या जो है जो मेल मेंबर जो है वो ब्रेड अर्नर हैं, तो वो जाके ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। ऑफिस में उनको उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। घर में उनको जो औरतें होती हैं या जो गर्ल्स या वुमेन होती हैं उनको उन डिवाइसेस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इस वजह से भी डिजिटल जेंडर गैप आ सकता है। तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं डिजिटल जेंडर गैप। ठीक। अब डिजिटल जेंडर गैप है क्या? दिस लीड टू वुमेन हैविंग रिड्यूस्ड एक्सेस टू आईसीटी। वुमेन के पास कम एक्सेस है आईसीटी, कम वुमेन जो है वो आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी आप अपने आसपास देख लीजिए। ठीक। कि अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो बहुत कम वुमेन के पास एडवांस आईसीटी हो। सो दिस लीड टू वुमेन हैविंग रिड्यूस एक्सेस टू आईसीटी। वुमेन के पास जो है कम एक्सेस होता है आईसीटी का, विच इन टर्न रिजल्ट इन फेवर गर्ल्स चूजिंग स्टेम कैरियर। इस वजह से जो है बहुत कम गर्ल्स जो है वो स्टेम कैरियर, यानी कि आईसीटी से रिलेटेड जो कैरियर है उसको चूज करने में बहुत कम गर्ल्स आपको मिलेंगी। ठीक। बहुत कम गर्ल्स ऐसी मिलेंगी जो स्टेम करियर जो है वो चूज करती है। ठीक। डिजिटल लिंक अंतर क्या है? इससे महिलाओं की आईसीटी तक पहुंच कम हो जाती है,
जिसके परिणाम स्वरूप कम लड़कियां STEM करियर चूज करती हैं। ठीक, STEM करियर चुनती है। ठीक, महिलाओं के पास आपको मतलब जो आईसीटी की पहुंच है वो बहुत कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि लड़कियां जो आईसीटी से रिलेटेड जो करियर होते हैं वो कम चुनती हैं। ठीक, although in Spain internet connection is equal between the sexes, worldwide 62% of men uses the internet compared to 57% of women. ठीक, सो स्पेन में क्या है, जो कनेक्शन है वो इक्वल है बिटवीन सेक्सेस, सेक्सेस के बीच में, यानी कि वहाँ पे स्पेन में मेल और फीमेल दोनों बराबर तरीके से डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे इक्वलिटी है कनेक्शन का, इंटरनेट कनेक्शन में। ठीक, लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो तकरीबन 62% मेन जो है वो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसी के कंपेयर में अगर हम लोग देखें तो वुमेन का अगर हम लोग देखते हैं तो आउट ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड वुमेन तकरीबन 57% वुमेन जो है वो सिर्फ आईसीटी का इस्तेमाल कर पा रही हैं, डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर पा रही हैं या डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रही हैं। ठीक, सो ऑल्दो इन स्पेन इंटरनेट कनेक्शन इज इक्वल बिटवीन द सेक्सेस, वर्ल्ड वाइड 62% ऑफ मेन यूज द इंटरनेट कंपेयर टू 57% ऑफ वुमेन। ठीक, हालांकि स्पेन में इंटरनेट कनेक्शन लिंगों के बीच बराबर है, यानी कि स्पेन में अगर हम लोग देखें तो जितना लड़कियां जो है आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हैं, जितना महिलाएं आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हैं, उतना ही पुरुष या उतना ही लड़के भी आईसीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे बराबरी है। लेकिन हम लोग दुनिया के बारे में अगर देखते हैं तो तकरीबन 57% महिलाएं ही जो है वो आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हैं, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल कर रही हैं, डिजिटल सेवाओं का उपयोग इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक, और उसी के मुकाबले अगर हम लोग देखें पुरुषों का, तो पुरुषों में सारे पुरुषों के हिसाब से अगर देखें तो तकरीबन 62% पुरुष जो है वो इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, 62% पुरुष जो है वो डिजिटल उपकरणों का, डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। तो ये गैप है एक तरह का, 57 और 62 का गैप है। ठीक, तकरीबन किसका 5% का 5% का गैप मिल रहा है। ठीक, तो इसको भी क्या कहेंगे, जेंडर गैप। ठीक, जेंडर गैप कहा जाएगा, जेंडर डिजिटल जेंडर गैप कहा जाता है इसको। ठीक, डिजिटल जेंडर गैप। In certain countries such as Africa or the Arab states, the gender gap is more pronounced. ठीक, अरब स्टेट और अफ्रीका की बात अगर हम लोग करते हैं तो जेंडर गैप सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे और भी कम औरतें जो है और भी कम महिलाएं जो है वो डिजिटल डिवाइस का या इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, in certain countries such as Africa or the Arab state, the gender gap is more pronounced. तो यहाँ पे जेंडर गैप जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस है। कुछ देशों जैसे कि अफ्रीका या अरब राज्य, तो अफ्रीका या अरब राज्य जो है वहाँ पे लिंग अंतर जो है वो अधिक स्पष्ट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है यहाँ पे लिंग अंतर। यहाँ पे यानी कि महिलाएं कम जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं पुरुष के मुकाबले। ठीक, तो ये जेंडर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है अरब और अफ्रीका में। ठीक, अब ये कॉन्सिक्वेंसेस डिजिटल डिवाइड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइस की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या असर होता है। ठीक, डिजिटल डिवाइस के परिणाम क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो होता है वो आता है आइसोलेशन, एकांत। आइसोलेशन की फीलिंग हो जाती है, एकांत फीलिंग हो जाती है। एक जगह पे सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल डिवाइस को, तो वो कनेक्टेड होते हैं। जो भी लोग डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वर्ल्ड से। जैसे एक आदमी अगर फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है तो वो पूरी दुनिया के में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों के बारे में जानेगा।
या डिजिटल डिवाइस उसके पास है, तो उस डिवाइस की मदद से वो न्यूज़ वगैरह देख सकता है, पूरी दुनिया के बारे में देख सकता है कि क्या चल रहा है। ठीक, सो वो क्या है, कनेक्टेड होता है बाकी लोगों से। लेकिन जो जो लोग डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग डिजिटल सेवाओं का, डिजिटल सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप में एक एकांत महसूस करते हैं, आइसोलेशन महसूस करते हैं, क्योंकि उनको बाकी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। ठीक, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस का या इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बाकी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं चलता है। इसीलिए उनके अंदर एक आइसोलेशन की फीलिंग आ जाती है, एक एकांत की फीलिंग आ जाती है। ठीक, या आप देखेंगे घर में आजकल जो है, आप जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो सिर्फ जो आपके जो है ग्रैंडफादर होंगे, वो ही सिर्फ चुपचाप बैठ के खाना खा रहे होंगे, बाकी सारे लोग मोबाइल यूज़ करते वक़्त ही खाना खाते हैं। ठीक, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ठीक, तो एक तरह से वो क्या फ़ील करेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं, आपके ग्रैंडफ़ादर जो है, जो नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल, वो अकेला फ़ील करते हैं अपने आप में, आइसोलेशन फ़ील करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग एजुकेशन। एजुकेशन एक्सेस करने में, ख़ास तौर से कोविड के बाद जो है, एजुकेशन एक्सेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी आई है, अगर किसी के पास अगर डिजिटल डिवाइड है तो। ठीक, क्योंकि आपने देखा है कि कोविड के बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। ठीक, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है कोविड के टाइम से। ठीक, उससे पहले ज़्यादातर लोग जो है फ़ोकस करते थे ऑफ़लाइन पे, लेकिन उसके बाद जो है, कोविड के बाद जो है, सारे लोग, बहुत सारे लोगों ने मूव किया है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म पे। ठीक, और बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म शुरू भी हुए हैं कोविड-19 के टाइम पे ही। ठीक, सो अगर आप जो है डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं, आप जो है एजुकेशन एक्सेस करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक, जैसे आपके पास मोबाइल ही नहीं है, तो आप आज कैसे क्लास देख रहे होते? अगर आपके पास मोबाइल नहीं होता, तो आप कैसे आज क्लास देख रहे होते? या अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता, तो कैसे आप क्लास देख रहे होते? ठीक, सो अगर आपके पास जो है, आप डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है एजुकेशन एक्सेस करने में। ये बहुत तेज़ी से, और अगले अ, 10 साल में ये माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है, जितने भी एजुकेशन हैं, वो अक्सर एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन हो जाएँगे। ठीक, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई है। ठीक, तो जो लोग डिजिटल सेवाओं का, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, अगर ऑफ़लाइन भी है ना, तो उसके जो फॉर्म वगैरह आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आते हैं, या एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो होते हैं, वो सब ऑनलाइन होते हैं। ठीक, तो अगर आपको पता ही नहीं कैसे यूज़ करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से काउंसलिंग वगैरह करना है, सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता नहीं है, आपके पास अ, मतलब एक्सेस नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। एक एक आदमी के पास कंप्यूटर ही नहीं है, तो कैसे अप्लाई करेगा? एक आदमी के पास अगर मोबाइल नहीं है, तो कैसे अप्लाई करेगा? किसी भी ऑफ़लाइन एजुकेशन सेंटर में भी अगर उसको अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन होता है। अब ऑफ़लाइन एप्लीकेशन तो बहुत कम जगहों पे होता है। ठीक, अब अक्सर जगहों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। इवन अगर बहुत सिंपल होगा, तो कम से कम ऐसा होता है कि आपको मेल करना होता है। एटलीस्ट आपको मेल तो करना ही करना होता है। ठीक, ऑफ़लाइन भी होगा, तो आपको फॉर्म निकाल के उसको फिल अप करके मेल करना होगा। ठीक, तो कुछ ना कुछ आपको डिजिटल डिवाइस का, डिजिटल सर्विसेज का सहारा लेना पड़ता है। तो अगर आपको डिजिटल, आप जो है डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं, तो आपको शिक्षा प्राप्त करने में भी कठिनाई हो सकती है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये है, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ठीक, अ बैरियर टू एक्सेसिंग वर्क, कार्य तक पहुंचने में बाधा, मतलब कार्य करने में भी बाधा होती है, क्योंकि जॉब्स वगैरह सब जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक, तो अगर किसी को जॉब्स वगैरह चाहिए, तो उसको डिजिटल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, या आपकी जॉब प्रोफाइल में भी आपको लिखना होता है कि हाँ, आप कौन सी डिजिटल डिवाइस को यूज़ कर पाते हैं, किस डिजिटल डिवाइस को यूज़ करने के काबिल हैं। कभी कभी आप किसी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है कि एटलीस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना जानते हो। ठीक, तो ये क्या है, एक डिजिटल सर्विस है। ठीक, अगर आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे होंगे, तभी आप उस वर्क को एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, या जो ऑफिस वगैरह होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिजिटली करना होता है, जैसे अब बायोमेट्रिक से जो है क्या होता है, बायोमेट्रिक के जरिए अटेंडेंस वगैरह होती है। ठीक, या
अगर कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसी ऐसी कंपनी है जिसमें अ, मतलब कि जो सारे वर्क हो रहे हैं वो डिजिटल नहीं है। ठीक, जैसे एक क्लॉथिंग कंपनी है, समझ लीजिए एक कंपनी है जो क्लॉथ बनाती है, ठीक, टी शर्ट बनाती है, सपोज कर लीजिए एक कंपनी है जो टी शर्ट बनाती है। तो अब वहाँ पे डिजिटल चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत होती है। जैसे नई-नई डिज़ाइन देखना हो, तो आपको डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत होती है। या कंपनी का एक ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक, टेलीग्राम ग्रुप होता है, जो आपको डिजिटली एक्सेस करना होता है, उसी पे सारी नोटिफ़िकेशन आती हैं, ठीक। सो अ, अब ऑफ़लाइन नोटिफ़िकेशन तो आती नहीं है, सब ऑनलाइन नोटिफ़िकेशन आती है, तो उसको भी एक्सेस करने में आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप डिजिटल डिवाइड के शिकार हैं तो। ठीक, वर्क करने में भी आपको बैरियर महसूस हो सकती है, अगर आप डिजिटल डिवाइस के शिकार हैं। ठीक, तो कार्य तक पहुँचने में भी बाधा हो सकती है, मतलब कार्य करने में भी आपको बाधा हो सकती है। आप कार्य नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब जो है डिजिटल हो चुकी हैं, तो अगर आपको डिजिटल डिवाइस के बारे में नहीं पता है, अगर आप डिजिटल डिवाइस नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, डिजिटल सेवाओं का, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काम भी नहीं कर पाएँगे। इवन छोटी से छोटी चीज़ जो है डिजिटल होती जा रही है, ठीक? तो आप काम नहीं कर पाएँगे अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक? नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक भेद क्रिएट हो रहा है। सोशल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो रहा है? एक पूरा ग्रुप है जो एक्सेस कर पा रहा है डिजिटल डिवाइड को, और एक ग्रुप है जो एक्सेस नहीं कर पा रहा है डिजिटल डिवाइस को। तो एक जो डिजिटल डिवाइस को एक्सेस एक्सेस कर पा रहा है वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, और सारी चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें उसको उसके उसके बारे में उसको पता है। एक समाज में क्या चीज़ें चल रही, सारी चीज़ें उसके बारे में पता है, और एक आदमी है जो नहीं यूज़ कर पा रहा है, तो उसको उसके बारे में नहीं पता है। ठीक, तो एक सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होता है। ठीक, सोशल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक, डिपेंडेंस एंड वल्नरेबिलिटी, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डिपेंडेंस कैसे बढ़ जाती है? एक आदमी जो डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसको अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि उसको डिजिटल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, या डिजिटल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके पास जो बूढ़े वगैरह होते हैं, वो आके अपना मोबाइल दिखाते हैं कि इसमें पता नहीं क्या हो गया, देख लो। हालाँकि बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं जो करना होता है, ठीक। या कुछ लोग आते हैं कि फ़ोन लगा दो मेरे मोबाइल से, मोबाइल होता है उनके पास लेकिन नॉलेज नहीं होता है कि कैसे फ़ोन लगाना है मुझे, ठीक। तो एक तरह से उनके पास मोबाइल तो है लेकिन वो डिपेंड होते हैं दूसरे पे, क्योंकि वो यूज़ कर नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक। या नहीं है, फिर वो दूसरे के पास जाके कहते हैं कि फलाँ आदमी को फ़ोन लगा दो, ये नंबर है, ठीक। तो ये भी क्या है, एक तरह से डिपेंडेंसी है, वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे। ठीक, बैंक वगैरह आप जाते हैं, बहुत सारे लोग एटीएम जाते हैं, खास तौर से एटीएम पे आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैसे निकलेगा पैसा। ठीक, अभी तो थोड़ा नॉलेज बढ़ भी गई है, इसकी वजह से फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हुए। ठीक, कि आपने पूछ लिया जाके कि कैसे पैसा निकलेगा, और वो बताते वक्त जो है आपसे आपके अकाउंट से पैसा ज़्यादा निकाल लिया। ठीक, तो इस तरह से डिपेंडेंसी और वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एटीएम पे जाते वक्त आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एटलीस्ट एक दो बार तो आपने किया ही होगा एक्सपीरियंस, कि कुछ लोग आप मतलब कोई भी आदमी आपके पास आता है और पूछता है कि इसको कैसे यूज़ करें। ठीक, निर्भरता और वैधता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, निर्भरता और वैधता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें। ठीक, निर्भर हो जाते हैं आप लोगों पे अगर आप डिजिटल डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया क्या है? डिजिटल इंडिया एक मिशन है, डिजिटल गैप जो है, डिजिटल डिवाइड जो है उसको खत्म करने के लिए। ठीक, उसको खत्म करने के लिए और सारी चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने के लिए, सारी चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने के लिए। ठीक, डिजिटल इंडिया एक मिशन, ठीक। Digital India mission was launched by PM Narendra Modi on 1st July 2015। ठीक, तो डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015, 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक,
launched by PM Narendra Modi on 1st July 2015 as a beneficiary to other government schemes including Make in India, uh, Bharatmala, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट एंड स्टैंड अप इंडिया। ये सारे उसके जो है स्कीम्स थे। ये स्कीम्स क्या थी? डिजिटल इंडिया के पार्ट, सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करने के। ठीक, तो डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए। और ये क्या था? एज अ बेनिफिशियरी था गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें आप जो है अलग अलग स्कीम को जोड़ा गया था इसमें, जैसा कि मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट एंड स्टैंड अप इंडिया। ये सारी स्कीमें इससे जोड़ी गई थी डिजिटल इंडिया से। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंड अप इंडिया सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में, तो इन अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था, ताकि जो है जो उपभोगकर्ता हैं, जो सेवाओं के लाभार्थी हैं, वो इस चीज़ में हिस्सा ले सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया है, ये अलग अलग योजनाओं में। ठीक, तो वो योजनाएं कौन कौन सी थी? मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंड अप इंडिया, ये सारी योजनाएं इसमें डिजिटल इंडिया में शामिल होती हैं। तो आपसे जनरली ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2015। ठीक, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? 1 जुलाई 2015। उस वक्त मोदी गवर्नमेंट थी, तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी ने ही इसको शुरू किया होगा। ठीक, तो मेक इन इंडिया, भारतमाला, सागरमाला, स्टार्टअप इंडिया, भारत नेट और स्टैंड अप इंडिया सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया। ठीक, डिजिटल इंडिया मिशन इज मेनली फोकस्ड ऑन 3 एरिया। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो 3 एरियाज में पे फोकस करता है। डिजिटल इंडिया मिशन 3 एरियाज पे फोकस करता है। वो कौन कौन सी 3 एरियाज हैं हम लोग देखेंगे। कि डिजिटल इंडिया मिशन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है वो 3 क्षेत्रों पर केंद्रित होता है। सबसे पहला क्षेत्र क्या है? प्रोवाइडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सोर्स ऑफ यूटिलिटी एवरी सिटीजन। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हर सिटीजन को, ताकि वो जो है यूज कर पाए डिजिटल सर्विसेज, ताकि वो डिजिटल सर्विसेज को यूज कर पाए। एक सबसे पहला एम क्या था डिजिटल इंडिया मिशन का? कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ताकि लोग जो हर सिटीजन को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ताकि लोग जो है डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर पाए। ठीक, इसी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो है रेलवे वगैरह के प्लेटफॉर्म पर वाईफाई लगाया गया था। हर इंस्टीट्यूशन में आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज वगैरह में वाईफाई सिस्टम लगता है। ठीक, तो ये सब डिजिटल इंडिया मिशन के अकॉर्डिंग है। ठीक, प्रत्येक नागरिक को उपयोगिता के स्रोत के रूप में डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना। तो डिजिटल संरचना प्रदान करना प्रत्येक नागरिक को, ताकि वो जो भी डिजिटल इंडिया मिशन के जो भी योजनाएं हैं उसका उपयोग कर सके, ताकि वो जो भी डिजिटल योजनाएं हैं उसका उपयोग कर सके, जितना भी डिजिटल सेवाएं हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरह से अवसंरचना प्रदान करना पहला मिशन था डिजिटल इंडिया। तो पहला एरिया ये है। दूसरा एरिया क्या है? गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। गवर्नेंस और सर्विसेज जो है वो भी डिजिटलाइज की जा रही है। सारी चीज़ें गवर्नमेंट की जितने भी सर्विस थे, सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को जो है डिजिटलाइज किया जा रहा है धीरे धीरे। जैसे पहले जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह जो है ऑफलाइन बनती थी, अब ये ऑनलाइन बन रही है। ठीक, हाँ, इस बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट को सिंगल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है फॉर एवरी पर्पस। ठीक, कोई भी काम करना होगा आपको तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप शो कर सकते हैं, उसी से आपके सारे काम हो जाएंगे। एक सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पे वो काम करेगा। ठीक, ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू हुआ।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज हैं जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अब वो ऑनलाइन होती हैं। तो ये क्या है, एक तरह से गवर्नेंस को ऑनलाइन किया जा रहा है, गवर्नेंस सर्विसेज को ऑनलाइन किया जा रहा है। मांग पर शासन और सेवा, जो शासन और सेवाएं हैं, शासन की जो सेवाएं हैं, वो सारी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जाना है। ठीक, यानी कि जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं जो है वो सरकार के द्वारा मिलती हैं, उन सारी सेवाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि ये डायरेक्ट जो है सिटीजन तक पहुंच सके। ठीक, टू लुक आफ्टर द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक, तीसरा एरिया क्या था, ताकि जो है हर सिटीजन के डिजिटल एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा सके, मतलब कि हर सिटीजन का डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट्स आजकल अलाउ करती है, अनाउंस करती है कि 12th पास के लोगों को टैबलेट बांटे जाएंगे, स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, लैपटॉप बांटे जाएंगे। तो ये सब क्या है, एक तरह से डिजिटल एम्पावरमेंट का एक स्टेप है। ठीक, यानी कि जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो लैपटॉप खरीद सके, तो गवर्नमेंट जो है एक स्कीम के तहत उनको बांटती है लैपटॉप। ठीक, जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि वो स्मार्टफोन खरीद सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो बांटती है, टैबलेट वगैरह बांटे जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरह से डिजिटल एम्पावरमेंट करने के लिए, सिटीजन के डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए एक स्टेप्स। ठीक, प्रत्येक नागरिक के डिजिटल सशक्तिकरण की देखभाल करना, ये तीसरा एरिया था, तीसरा क्षेत्र था डिजिटल इंडिया मिशन का, कि जितने भी नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण की देखभाल करना, यानी कि उनका डिजिटल सशक्तिकरण करना। ठीक, तो ये था तीसरा एरिया, तीसरा क्षेत्र था डिजिटल इंडिया मिशन। द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया आर गिवन बिलो। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स हैं, 9 पिलर से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज आपको ये पढ़ने का फायदा मैं एक और आपको बताऊं, कि फर्स्ट पेपर में भी आपको ये 9 पिलर पूछे जाते हैं, डिजिटल इंडिया के बारे में आपको फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना होता है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको भी। तो 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया मिशन के। कभी कभी आपसे हो सकता है डायरेक्ट यही पूछ ले कि कितने पिलर हैं डिजिटल इंडिया मिशन के, तो आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया मिशन के। इसमें सबसे पहला आता है ब्रॉडबैंड हाईवे। ब्रॉडबैंड हाईवेज क्या होते हैं, दिस कवर्स 3 सब कंपोनेंट, नेमली ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, रूरल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, NII। ठीक, तो ये 3 एरिया को कवर करता है ब्रॉडबैंड हाईवेज, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हर जगह पे ताकि लोग एक्सेस कर पाएं डिजिटल सर्विसेज को। तो इसी को ब्रॉडबैंड हाईवेज कहा जाता है। इस ये कवर करता है 3 कंपोनेंट को। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, यानी कि सारे लोगों के लिए ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना। रूरल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, यानी कि रूरल एरियाज में रूरल ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना सारे लोगों के लिए। अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, अर्बन एरियाज में अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसको NII के नाम से जाना जाता है। तो पहला पिलर आपको याद रखना है कि पहला पिलर क्या है, ब्रॉडबैंड हाईवेज। हाईवेज, ठीक, ब्रॉडबैंड हाईवेज सबसे पहला पिलर है। ठीक, पहला पिलर है ब्रॉडबैंड हाईवेज। ठीक, दिस कवर्स 3 सब कंपोनेंट, नेमली ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, रूरल ब्रॉडबैंड फॉर ऑल, अर्बन एंड नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक, NII। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ नीचे दिए गए हैं। तो आपसे अगर पूछता है कि डिजिटल इंडिया के कितने स्तंभ हैं, डिजिटल इंडिया मिशन के कितने स्तंभ हैं, तो 9 है। ठीक, सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे। इसमें 3 उपघटक शामिल होते हैं। ब्रॉडबैंड हाईवे में 3 उपघटक शामिल होते हैं, अर्थात सभी के लिए ब्रॉडबैंड। ठीक, सभी के लिए ब्रॉडबैंड, पहला है सभी के लिए ब्रॉडबैंड। ग्रामीण सभी के लिए ब्रॉडबैंड, यानी कि ग्रामीण एरिया में भी सभी के लिए ब्रॉडबैंड। शहरी और राष्ट्रीय सूचना और संरचना, शहरी और राष्ट्रीय सूचना और संरचना, जिसको NII के नाम से भी जाना जाता है। तो शहर में राष्ट्रीय सूचना की और संरचना प्रोवाइड करना, ये भी डिजिटल इंडिया मिशन का काम है। तो पहला आपको पिलर याद रखना है, पहला स्तंभ याद रखना है, ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक, ब्रॉडबैंड हाईवे। दूसरा है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मतलब सारे लोगों के पास
मोबाइल कनेक्टिविटी का एक्सेस होना चाहिए। तो ये एम था डिजिटल इंडिया का। दूसरा दूसरा पिलर था कि सारे लोगों के पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल कनेक्टिविटी सारे लोगों के पास होनी चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। दिस इनिशिएटिव्स फोकस ऑन नेटवर्क पेनिट्रेशन एंड फिलिंग द गैप इन कनेक्टिविटी इन द कंट्री। मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उन सारे गैप्स को भरना, यानी कि जहाँ पे नेटवर्क्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे नेटवर्क्स अवेलेबल करवाना, जहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल कराना। अभी भी देखा होगा आपने बहुत सारे एरियाज में जो नेटवर्क के टावर होते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, अभी लग रही हैं नए नए इसमें। ठीक। सो ये जो गैप थे उन सारे गैप को भरना, यानी कि जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी देना। ठीक, एटलीस्ट मोबाइल कनेक्टिविटी देना। तो ये कैसे किया गया था? नेटवर्क पेनिट्रेशन के जरिए। ठीक, नेटवर्क पेनिट्रेशन यानी कि जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइड करना। एंड फिलिंग द गैप इन कनेक्टिविटी इन द कंट्री, और जो भी कंट्री में कनेक्टिविटी का गैप था, यानी कि लोग मोबाइल कनेक्टिविटी के बीच में जो गैप था कि कुछ लोग जो है मोबाइल के जरिए मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं एक्सेस कर पा रहे थे, उनको जो है प्रोवाइड करना कि वो मोबाइल कनेक्टिविटी को एक्सेस कर पाए। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, ये पहला नेटवर्क पैट और देश में कनेक्टिविटी में अंतराल को भरने पर केंद्रित है। ठीक। सो ये जो है जो भी अंतराल है कनेक्टिविटी का, देश में कनेक्टिविटी का जो नेटवर्क कनेक्टिविटी का अंतराल है उसको भरने पर ही केंद्रित है, यानी कि जिनके पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है उनको मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, यानी कि जहाँ पे नेटवर्क वगैरह अवेलेबल नहीं है वहाँ पे अवेलेबल कराना, वहाँ पे उपलब्ध कराना। ठीक। तो ये दूसरा पिलर, पहला पिलर है ब्रॉडबैंड हाईवेज, दूसरा पिलर है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। ठीक, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस। तीसरा है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, यानी कि सारे लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस किया जाए, इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम चलाया जाए। ये तीसरा पिलर है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, इसमें क्या चीजें आती हैं? द टू सब कंपोनेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम आर कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए, सीएससी वगैरह आपने देखा होगा हर जगह पे खुल रहे हैं। ठीक। तो ये भी क्या है? तीसरा पिलर में आता है, डिजिटल इंडिया मिशन के तीसरे पिलर में। ठीक। द टू सब कंपोनेंट ऑफ पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, आप सीएससी में जाकर कोई भी आदमी जाके अपना इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। ठीक। तो दो सब कंपोनेंट हैं इसके पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के। पहला है कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी वगैरह खोले जा रहे हैं जगह जगह। ठीक, कॉमन सर्विस सेंटर खोले जा रहे हैं। एंड पोस्ट ऑफिस एज मल्टी सर्विस सेंटर, और पोस्ट ऑफिस को अब मल्टी सर्विस सेंटर बना दिया गया। ठीक, वहाँ पे आप बैंकिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना आधार भी अपडेट करवा सकते हैं, आधार बनवा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पोस्ट ऑफिस में होने लगी। पैसे पहले पोस्ट ऑफिस में सिर्फ पार्सल वगैरह ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस को मल्टी सर्विस सेंटर बना दिया गया। ठीक, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो रही हैं। ठीक, आप लोन वगैरह भी वहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं। ठीक, इंश्योरेंस वगैरह भी आप पोस्ट ऑफिस से करा सकते हैं। ठीक, एक तरह से उसको मल्टी सर्विस सेंटर बना दिया। अब पोस्ट ऑफिस सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही नहीं रहेगी, बल्कि वो मल्टी सर्विस सेंटर बन गया। बैंकिंग वाला भी काम यहीं पे होता है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दो सब कंपोनेंट था पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम का। पहला है कॉमन सर्विस सेंटर, दूसरा है पोस्ट ऑफिस को एज मल्टी सर्विस सेंटर बनाना। सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, अब ये सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम क्या है? सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के दो उपघटक हैं। तो सार्वजनिक एक्सेस प्रोग्राम के दो उपघटक हैं, कौन कौन से हैं? पहला है समान सेवा केंद्र। ठीक, सहज जन सेवा केंद्र कहा जाता है, समान नहीं, सहज जन सेवा केंद्र कहा जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे सहज जन सेवा केंद्र खुले हुए हैं। ठीक, तो ये क्या है? सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम का ही हिस्सा है, सीएससी वगैरह जिसको कहा जाता है। और बहुत बहु सेवा केंद्र के रूप में डाकघर, और बहु सेवा केंद्र के रूप में बहुत सारे डाकघर भी अवेलेबल है। ठीक, डाकघर को अब बहु सेवा केंद्र बना दिया था। पहले डाकघर जो है वो डाक डाक वगैरह ले जाने के काम आते थे,
लेकिन अब वो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि आधार वगैरह भी अपडेट आप कराना हो तो आप या मोबाइल लिंक कराना हो आधार में तो आप डाकघर जाके करा सकते हैं। ठीक, बैंकिंग वगैरह भी अब डाकघर से होने लगी है। ठीक, तो ये दो उपघटक हैं, एक है सीएससी यानी कि सहज जन सेवा केंद्र, और दूसरा है डाकघर को बहु सेवा केंद्र बना दिया जाए। डाकघर को बहु सेवा केंद्र बना दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट पिलर है ई गवर्नेंस का। नेक्स्ट पिलर है ई गवर्नेंस का, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। अब गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया जा रहा है किसके जरिए? टेक्नोलॉजी के जरिए। गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसको ई गवर्नेंस कहा जा रहा है। मतलब कि अब सारे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके कर रहे हैं। ठीक, सो रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के जरिए जो है गवर्नमेंट का रिफॉर्म किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूजिंग आईटी टू सिंप्लीफाई एंड मेक द गवर्नमेंट प्रोसेस मोर एफिशिएंट इन क्रिटिकल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो अपने आप के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, गवर्नमेंट के अदर वर्क के लिए आईसीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सिंपल किया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज को, गवर्नमेंटेलिटी को जो है वो सिंपल कर दिया जाए। ठीक, गवर्नेंस को सिंपल कर दिया जाए आईसीटी का इस्तेमाल करके, आईटी का इस्तेमाल करके। ठीक, तो रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग यूजिंग आईटी टू सिंप्लीफाई and make the government processes more efficient in critical is critical for transformation। ई गवर्नेंस क्या है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रिया को फिर से बनाना परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, परिवर्तन के लिए जो है सरकारी प्रक्रियाओं का विकसित होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कैसे किया जाता है? ये प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनमें सुधार लाया जाता है। ठीक, और सरकारी प्रक्रियाओं को बहुत सरल बनाने के लिए या उसको कुशल बनाने के लिए आईटी का उपयोग किया जाता है। ठीक, जिसको ई गवर्नेंस का नाम दिया गया है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कहते हैं इसको। ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी सुविधाओं को अधिक कुशल बनाने के लिए आईटी का उपयोग करके सरकारी प्रक्रियाओं को फिर से बनाना परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखे होंगे कि बहुत सारी अब सरकारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं गवर्नेंस से। ठीक, बहुत सारी सर्विसेज को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल के। To make the delivery of government services more effective across various government domains and therefore need to be implemented by all ministries or departments। और इसका क्या काम था ई गवर्नेंस का? ताकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी को और आसान बनाया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए। क्योंकि जब ये ऑफलाइन सारी चीज़ें चलती थी तो आधे पैसे तो बीच में ही खा लिए जाते, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता था पब्लिक को। ठीक, तो अगर आप आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो सर्विसेज हैं वो डायरेक्ट पहुंचती हैं सिटीजन। ठीक, टू मेक द डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज मोर इफेक्टिव अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डोमेन एंड देयरफॉर नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने डोमेन हैं उनमें जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सर्विसेज की डिलीवरी को आसान बनाता है, और इसीलिए ये ज़रूरत है कि सारे मिनिस्ट्री में और डिपार्टमेंट्स में इन सर्विसेज को यानी कि टेक्नोलॉजीज को, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो आपने देखा है पहले लोग ऑफलाइन जाकर टिकट्स वगैरह लेते थे, रेलवे टिकट या फ्लाइट टिकट वगैरह। अब क्या है, आप घर बैठ के ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। इसमें कोई टाइमिंग भी नहीं है। पहले 8 बजे से 2 बजे 4 बजे तक होती थी, खिड़की जब खुलती थी 8 बजे से 8 बजे या 4 बजे, जो भी टाइमिंग होता था उनका। लेकिन अब क्या है, आप जब भी चाहें मोबाइल में बैठ के खुद बना सकते हैं टिकट वगैरह। ठीक, तो बहुत सारी सर्विसेज अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारी स्कीम होती हैं, जैसे अभी जो स्कीम चल रही है किसान को लेकर, फार्मर को लेकर एक स्कीम चल रही है, किसान अ, समृद्धि योजना करके ऐसा है, एक किसान समृद्धि योजना। उसमें 2000 रुपये का इंस्टॉलमेंट मिलता है और तकरीबन साल में 3 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं, यानी कि साल में 6000 रुपये मिलते हैं।
तो अगर ये ऑफलाइन आता है तो हो सकता है पहुँचते पहुँचते 500 रुपये उसके पास पहुँचते, ठीक। लेकिन अब डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक, डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो पूरे के पूरे पैसे उनको मिल जाते हैं। तो इससे बहुत सारी आसानी हो जा रही है, ठीक। और ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जा रहा है, इफ़ेक्टिव तरीके से लोग इन सर्विसेज़ का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं, ठीक। विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने, तो जो भी सरकारी सेवाएँ हैं उनका वितरण, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया है, किसान समृद्धि योजना के तहत 2000 रुपए मिलते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 रुपए मिलते हैं, ठीक। तो अगर ये ऑफ़लाइन आता, ठीक, ये सेवा जो है ऑफ़लाइन अगर किसी को दी जाती, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के ज़रिए ना दी जाती तो क्या होता है? आते-आते वो 500 ही नहीं बचता, 500 से भी कम बचता, ठीक। लेकिन चूँकि अब ई-गवर्नेंस हो गई है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, सारी चीज़ें जो है, सारे डाटा जो है वो ऑनलाइन ले लिए जाते हैं और डायरेक्ट अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसलिए उनको डायरेक्ट वो सेवाएँ जो है बहुत प्रभावी तरीके से उनको मिल जाती है और इसलिए सभी मंत्रालय और विभागों द्वारा इसे लागू करने की आवश्यकता है और ये बहुत आसानी हो जाती है, बहुत प्रभावी तरीके से लोग सेवाओं को इस्तेमाल कर पाते हैं। इसीलिए ये चाहिए कि जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी विभाग हैं, सारे मंत्रालय, सारे विभागों को ये सेवा लागू करना चाहिए, ठीक। यानी कि ई-गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए। 4 संहिता को देखिए ऑफ टॉपिक नहीं जा सकते हम लोग। अ, आचार संहिता को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग अलग से कर सकते हैं। ऑफ टॉपिक जाने में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि अभी हम लोग डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँगा बाद में, ठीक है? सो ये भी पिलर है ई-गवर्नमेंट जो है वो पिलर है डिजिटल इंडिया मिशन का। उसके बाद कौन-सा पिलर आता है? उसके बाद आता है ई-क्रांति। ई-क्रांति, क्रांति कहते हैं रिवॉल्यूशन को, ठीक। सो ई-क्रांति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिवॉल्यूशन जो आता है वो। Electronic delivery of services to improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them. ठीक। सो इलेक्ट्रॉनिक ई क्रांति में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होता है, जैसे मैंने बोला कि अभी पैसे का जो ट्रांसफ़र है वो डायरेक्ट होता है, स्कॉलरशिप वगैरह जो स्टूडेंट की होती है वो डायरेक्ट आती है। ऐसी बहुत सारी सेवाओं में जो सर्विसेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर हो रही है, ठीक। तो इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ताकि पब्लिक सर्विसेज को आसानी से डिलीवर किया जा सके। जैसे पहले जो है राशन वगैरह जो है वो एक ऑफलाइन प्रोसेस था, ठीक। जो भी ठेकेदार होता था वो जितना उसकी मर्जी होती थी उतना दे देता था, कोई तरीका नहीं होता था। अब क्या है, फिंगरप्रिंट लगाना है, उसमें सारी डाटा जो है फिट करना होता है, ठीक। तो इसमें घपला करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक। तो ये क्या है, पब्लिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए हम ई क्रांति का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्विसेज को डिलीवर करते हैं एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग देम, और उसको एक्सेस करने का प्रोसेस भी सिंप्लीफाई हो जाता है। पहले ऑफलाइन तरीके से जब आपको अप्लाई करना होता था तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट दौड़ना पड़ता था। अब क्या है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक। आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में चला जाता है, ठीक। और वेरीफाई होके आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक। सो आपको उन सर्विसेज को एक्सेस करने में भी अब आसानी होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग देम, इसी को ई क्रांति कहा जाता है, ठीक। इसी को ई क्रांति कहा जाता है। सो ई क्रांति क्या है? सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाना। तो सार्वजनिक सेवाओं की जो सेवाएं हैं उनके डिलीवरी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाना, ताकि उसकी डिलीवरी में जो है सेवाओं की डिलीवरी में सुधार हो, आसानी से सबके पास जो भी सेवाएं हैं वो पहुंच जाएं
और इसको पाना भी बहुत आसान हो गया। इस प्रक्रिया तक पहुंचना भी, इन सेवाओं तक पहुंचना भी बहुत आसान हो गया। ऑनलाइन आप अप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी आपको सपोज करिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप क्या है, आप घर बैठ के अप्लाई कर लीजिए। अगर आप यूपी के हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट नाम की एक वेबसाइट आती है, उस पर जाके आप अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे आप अप्लाई करिए। वो सीधा जो है तहसीलदार के पास जाता है, तहसीलदार उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके वो भेज देता है कहाँ पे, लेखपाल के पास। लेखपाल उसको वेरीफाई करता है, फिर आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट बन गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो घर बैठ के आपको कहीं जाना नहीं है, ना तहसीलदार के पास जाना है, ना लेखपाल के पास जाना है। आसानी से आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बन के चलिए। तो क्या है, एक तरह से जो भी सेवाएं हैं उसको पाने के लिए भी, उन तक पहुंचने के लिए भी बहुत आसानी हो जाती है ई क्रांति की वजह से। ठीक। तो ई क्रांति क्या है, सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार करना और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को सरल बनाना, ये सारी चीजें क्या है, ई क्रांति कहलाती है। ठीक। In this regard, several e-governance initiatives have been undertaken by various state governments and central ministries to usher in an era of e-governance. ठीक। सो इसकी वजह से ई गवर्नेंस के मामले में बहुत सारी गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। ठीक। ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज के जरिए लोग एक्सेस कर पाएँ गवर्नमेंट को। ठीक। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज, जैसे अभी मैंने ई डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल दिया। ई डिस्ट्रिक्ट क्या है, एक तरीके से बहुत सारी सेवाओं को ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो ई डिस्ट्रिक्ट भी एक इनिशिएटिव है डिजिटल गवर्नेंस का। ठीक। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है। इन दिस रिगार्ड सेवरल ई गवर्नेंस इनिशिएटिव हैव बीन अंडरटेकन बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज असर इन एन इरा ऑफ ई गवर्नेंस। एक ई गवर्नेंस की एरा में प्रवेश करने के लिए, पहुंचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए। ठीक। इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई गवर्नेंस के युग में प्रवेश करने के लिए कई ई गवर्नेंस पहल की है, मतलब कई पहल की गई है राज्य सरकारों द्वारा या केंद्र सरकारों या केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा। बहुत सारी सर्विसेज शुरू की गई है। जैसे आपने देखा होगा हर बार जो है नई नई सर्विसेज शुरू होती है। ठीक। जैसे पहले जो है बिजली बिल वगैरह आपको ऑफलाइन जाके जमा करना होता था, अब आपका क्या है, घर पे बैठ के जमा करना है, मैसेज आ जाता है आपके पास इतना बिल है, ऑफलाइन कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक। और उसके बाद आप जो है आप ऑनलाइन जाकर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उस पर जाके जमा कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से इनिशिएटिव है, एक तरह की पहल है, ताकि मतलब हम ई गवर्नेंस के युग में प्रवेश कर सकें। तो ये पहल राज्य सरकारों द्वारा भी हो रही है और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा यानी कि केंद्र सरकारों द्वारा भी हो रही है। ठीक। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, बहुत सारे इनिशिएटिव हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। एक है भूलेख। भूलेख क्या है, आपको अपनी जमीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप भूलेख पे जाके ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश में है ये भूलेख। ठीक। भूलेख ऐप भी आता है, भूलेख वेबसाइट भी है। अगर आपको अपनी ज़मीन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसके नाम से वो रजिस्टर है, कितने एकड़ की ज़मीन है, कहाँ पे है, सारी चीज़ों के बारे में, उसकी नकल भी अगर आपको निकालना है, सारी चीज़ें उससे से भूलेख से ही कर सकते हैं। इवन पैमाइश भी आप उसके भूलेख से ही कर सकते हैं। E-governance in India has steadily evolved from computerization of government department initiatives that encapsulates the finer point of governance such as citizen centricity, service orientation and transparency. ई गवर्नेंस जो इंडिया में हुई उसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वहाँ उनका जो है कंप्यूटराइजेशन, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगे। पहले सारे काम ऑफलाइन होते थे, बड़े बड़े रजिस्टर बने होते थे, फाइलें बनी होती थी, वो सारे फाइलों को उलटना पड़ता था, देखना पड़ता था, वो टाइम कंज्यूमिंग। अब सारी ऑफिसेज को कंप्यूटराइज कर दिया गया है, तो बहुत सारे काम जो है बहुत आसानी से भी हो जाते हैं। ठीक।
सो ये भी एक डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है कि ऑफिसेज को या गवर्नमेंट की ऑफिस जो होती है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट को, सारे ऑफिसेज को कंप्यूटराइज किया जाए। E-governance in India has steadily evolved from the computerization of government service, government government department to initiative that encapsulate the finer point of government। जो क्या करता है, जो गवर्नेंस के फाइनल पॉइंट है उनको भी सामने लाता है, सच एज सेंट्रिसिटी, सिटीजन सेंट्रिसिटी, मतलब कि अब जो है सिटीजन सेंटर्ड हो गए हैं ये सारे डिपार्टमेंट, सिटीजन की ही हेल्प करते हैं, सिटीजन की ही सर्विस में लगे होते हैं। ठीक, सर्विस ओरिएंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, सर्विस ओरिएंटेड हो गई हैं अब ये सारी ऑफिसेज। पहले जो है सर्विस कुछ नहीं होती थी, बहुत स्लो काम होता था, सरकारी काम जो है बहुत मशहूर होते हैं कि बहुत स्लो होते हैं। ठीक, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, क्योंकि सारे काम डिजिटली हो रहे हैं, हर किसी के पास उसका एक्सेस है, इसी वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, भारत में ई गवर्नेंस सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण से लेकर उन पहलों तक तेजी से विकसित हुआ है जो शासन के सूक्ष्म बिंदुओं को समाहित करती है, जैसे कि नागरिक केंद्रितता, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता। सो बहुत सारी ऑफिसेज को, गवर्नमेंट के जितने अलग अलग विभाग हैं या अलग अलग कार्यालय हैं, उन सारे कार्यालयों, उन सारे विभागों को कंप्यूटरीकरण कर दिया गया, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह लगा दिए गए हैं, कंप्यूटर से सारे काम होने लगे हैं, जो क्या करता है, शासन के सूक्ष्म बिंदुओं को भी समाहित करता है। जैसे कि नागरिक केंद्रितता, अब जो है जो ऑफिसेज हैं, जो कार्यालय हैं, जो विभाग हैं, वो नागरिक केंद्रित हो गए हैं। ठीक, यानी कि नागरिक के लिए ही काम करने लगे हैं। सेवा उन्मुखीकरण बढ़ गया है, यानी कि वो अब सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। ठीक, पारदर्शिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि सारे काम डिजिटल तरीके से हो रहे हैं और डिजिटल चीज़ों का एक्सेस जो है वो सारे लोगों के पास होता है, इस वजह से इसमें पारदर्शिता भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक, नेक्स्ट पिलर क्या आता है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सूचना। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सूचना, तो ये पारदर्शिता का भी एक पार्ट है कि मतलब कि ट्रांसपेरेंसी इतना बढ़ गई कि सारे लोगों के पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन। ठीक, दिस पिलर एम्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, देखिए यहाँ पे दिया भी है कि ये पिलर जो है ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डाटा जनरेटेड बाई द लाइन ministries for use, reuse and redistribution for the people of India। ठीक, और इसमें जो है रिलायबल डाटा अवेलेबल होता है, जिसको आदमी कोई भी सिटीजन जो है उसको जनरेट कर सकता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा ये डाटा अपलोड किए जाते हैं। ठीक, जिसको यूज किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, और जितने भी लोग इंडिया में हैं सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे लोग इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सारे लोग रीयूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर चीज़ की, इसी को नाम दिया गया इंफॉर्मेशन फॉर ऑल। ठीक, सभी के लिए सूचना, ये भी पिलर है डिजिटल इंडिया मिशन का। ठीक, सभी के लिए सूचना, इस स्तंभ का उद्देश्य भारत के लोगों के उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण के लिए लाइन मंत्रालय द्वारा उत्पन्न विश्वसनीय डाटा की पारदर्शिता और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यानी कि अलग अलग मंत्रालय जो है अब डाटा को पब्लिश करेंगे, और वो डाटा क्या होंगे, वो विश्वसनीय होंगे, और वो डाटा जो है विश्वसनीय होंगे, यानी रिलायबल डाटा होंगे, जिसको कोई भी आदमी उपयोग कर सकता है, पुनः उपयोग कर सकता है, या पुनर्वितरण कर सकता है। ठीक, और इसमें पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जाता है कि पारदर्शिता भी मेंटेन होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए इसमें। इसी को कहते हैं, यानी कि सारे लोगों के पास अधिकार है कि वो किसी भी मंत्रालय की अगर सूचना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी कार्यालय की सूचना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ये सभी के लिए सूचना, ये स्तंभ का नाम ही इसीलिए दिया गया कि सभी के लिए सूचना। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट पिलर कौन सा आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है, दिस पिलर फोकसेस ऑन प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री।
कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। जैसे अभी रिसेंटली क्या है, मोबाइल फ़ोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह जो है हमारी कंट्री में नहीं बनते थे, ठीक। अ, लेकिन अब जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव चलाया है कि जो भी कंपनियाँ होंगी उनको यहीं पे आके बनाना पड़ेगा, ठीक। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है। इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के ज़रिए, डिजिटल इंडिया मिशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो कंट्री में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ठीक। दिस पिलर फोकसेस ऑन प्रमोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ये कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये स्तंभ देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विनिर्माण होते हैं, उसी को बढ़ावा देता है। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह इंडिया में नहीं बनते थे, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव चला रही है कि किसी भी कंपनी को अगर यहाँ पे अपना मतलब अपनी सर्विसेज को सेल करना है, अपने अ, जो भी डिवाइसेज हैं उनको सेल करना है, तो यहीं पे आके उनको बनाना पड़ेगा, ठीक। ये स्तंभ जो है देश में जो भी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण है उसको बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। आईटी फॉर जॉब्स, आईटी फॉर जॉब्स, नौकरियों के लिए आई, जॉब्स के लिए अलग अलग आईटी खोले गए हैं, ठीक। आईटी सेंटर आपने देखे होंगे, आईटी जो कॉलेजेस वगैरह हैं, आईटी कॉलेज वगैरह खोले गए हैं, ठीक। दिस पिलर फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द यूथ in the skill required for availing employment opportunities in IT sector, IT sector। तो IT सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी स्किल की ज़रूरत होती है, जो भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है होती है, वो ट्रेनिंग वो स्किल प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती है वो सारी चीज़ें यूथ लोगों को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पा सकें, ठीक। तो उनके लिए ये खोला गया है IT फॉर जॉब्स। आईटी की ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग जगहों पे स्किल सिखाई जाती है, ठीक। आईटी फॉर जॉब्स, दिस पिलर फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द यूथ इन द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अवेलिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द आईटी सेक्टर, ठीक। नौकरियों के लिए आईटी, ये स्तंभ आईटीईएस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए, जो आईटी या आईटीईएस क्षेत्र जो है उसमें जो भी रोजगार है, उन रोजगार का लाभ उठाने के लिए जो यहाँ के युवक हैं, जो युवा है, उन्हीं को आवश्यक कौशल को या प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। तो ये क्या करता है, जो भी युवक हैं उनको आवश्यक कौशल या प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि जो भी आईटी या आईटीईएस सेक्टर में जो भी आईटीईएस क्षेत्र में जो भी रोजगार आते हैं, रोजगार अवसर आते हैं, उसका लाभ उठा सके। इस स्तंभ का इसीलिए नाम दिया गया है नौकरियों के लिए आईटी, ठीक। तो ये बहुत लंबा कोर्स नहीं होता है, आप मतलब कहीं कहीं 6 महीने का कोर्स होता है, कहीं 1 साल का कोर्स होता है, ऐसे मतलब बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन वाले कोर्स होते हैं, और उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक। और ये ज़्यादातर ट्रेनिंग बेस्ड कोर्स होता है। नेक्स्ट आता है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम ये भी पिलर है इसका, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक। दिस पिलर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम क्या है? अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम ये है कि बहुत सारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, ठीक। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट यानी कि कम टाइम के लिए प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक। दिस पिलर कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स विच हैव इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम, जो बहुत इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम, ठीक। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं जो बहुत इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं इंडियन डिजिटल सिस्टम पे, इसी को अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम नाम दिया गया, ठीक। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम क्या है? इस स्तंभ में विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं का एक समूह शामिल है, ठीक। इस स्तंभ में बहुत सारी विभिन्न अल्पकालिक परियोजनाओं का एक समूह शामिल है, जिसका भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। जिसका क्या है? भारतीय डिजिटल पारिस्थितिकीय तंत्र पर बहुत तत्काल प्रभाव पड़ता है। ये चूंकि बहुत अल्पकालिक होता है, इसीलिए इसको अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम नाम दिया गया है, ठीक। बहुत
अल्पकालिक होता है, इसी अल्पकालिक होता है यानी कि बहुत कम समय के लिए होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। ठीक, इसमें जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो डिजिटल चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। ठीक, और बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं इसमें। ठीक, बहुत शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। लाइक आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग, आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग के लिए आईटी प्लेटफॉर्म बनाए गए। ठीक, क्राउड सोर्सिंग के लिए ऑफ ई ग्रेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटिंग का जो समय होता है तो जो मतलब तरीका होता है, क्राउड सोर्सिंग के जरिए ई ग्रेटिंग, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होते हैं। ठीक, आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग, क्राउड सोर्सिंग ऑफ ई ग्रेटिंग, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह होती है। इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, वाईफाई इन ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है और सारी यूनिवर्सिटीज में जो है अब वाईफाई इंस्टॉल कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग हर यूनिवर्सिटी में अब वाईफाई इंस्टॉल हो चुकी है और सारे स्टूडेंट को फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जा रहा है। ठीक, सारे स्टूडेंट को फ्री इंटरनेट एक्सेस दिया जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। एक डिजिटल डिवाइड बहुत कम हो रही है, लोगों को फ्री एक्सेस दिया जा रहा है तो वो फ्रीली उसको यूज कर रहे हैं। ठीक, सो लाइक आईटी प्लेटफॉर्म फॉर मास मैसेजिंग, क्राउड सोर्सिंग ऑफ ई ग्रीटिंग्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, वाईफाई इन ऑल यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा। जैसे मास मैसेजिंग के लिए आईटी प्लेटफॉर्म, ई ग्रीटिंग की क्राउड सोर्सिंग, ई ग्रीटिंग की क्या है, क्राउड सोर्सिंग, सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति, सभी विश्वविद्यालयों में वाईफाई आदि, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, ये अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत चलाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई इंस्टॉल की जा रही है वो डिजिटल इंडिया मिशन के कौन से पिलर में आता है और मतलब उस पिलर का नाम क्या है, तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम इसका नाम है। ठीक, इसके तहत जो है वाईफाई इंस्टॉल की जाती है सारी यूनिवर्सिटीज़ में, इसी के तहत बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाती है हर गवर्नमेंट ऑफिस से। ठीक, तो विश्वविद्यालय वगैरह में आपने देखा होगा, आपने अपने विश्वविद्यालय में भी देखा होगा, अगर आप विश्वविद्यालय से ही पढ़े हुए हैं तो वहाँ पे वाईफाई सिस्टम अवेलेबल हो गया है, सारे स्टूडेंट के लिए फ्री होता है, सारे लोग फ्री इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो डिजिटल इंडिया के तहत लिए गए। ठीक, तो सबसे पहले आता है डिजी लॉकर्स। डिजी लॉकर्स क्या है, एक ऐप है जो गवर्नमेंट का ऐप है, वो क्या करता है सारे सिटीजन को अलाउ करता है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं रखना है। ठीक, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं और ये हर गवर्नमेंट के ऑफिस में हर जगह पे जहाँ पे भी आपको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वहाँ पे आप डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लाइसेंस वगैरह है, आपका आरसी वगैरह है, गाड़ी का आरसी है, लाइसेंस है। ठीक, और इंश्योरेंस वगैरह है। अगर आपको कहीं पे ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो आप डिजी लॉकर में सबको दिखा सकते हैं। फिजिकली अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं। ठीक, वो वैलिड होगा हर जगह पर। तो डिजी लॉकर जो है एक तरह का डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट। अब ये डिजी लॉकर क्या करता है, डिजिटल एम्पावरमेंट का उद्देश्य है इसका, यानी कि सिटीजन को डिजिटली एम्पावर किया जाए। ठीक, द फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स एम्स एट digital empowerment of citizen by providing access to authentic digital document to citizens digital document wallet। तो डिजिट लॉकर क्या है, एक आपका सिटीजन्स डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है जिसमें आप अपने सारे ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ठीक, आप अपना आधार कार्ड डालिए, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक, आप यूज भी कर रहे होंगे रिसेंटली, आप बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं डिजी लॉकर को। तो वहाँ पे आपकी मार्कशीट है, आपका आधार है, पैन है, ठीक, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है,
इंश्योरेंस है, गाड़ी की आरसी है, ठीक, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं वहाँ, ठीक। और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज हर जगह पे वैलिड होती है, ठीक। तो ये डिजी लॉकर क्या है? एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। दिस फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्ड एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन by providing access to authentic digital documents to citizens digital documents wallet, ठीक। डिजिटल इंडिया पहल क्या है? सबसे पहले आता है डिजी लॉकर, ठीक। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट को प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों पर पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। इस पहल का सबसे पहला उद्देश्य क्या था? डिजिटल सशक्तिकरण करना, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना। अब ये डिजी लॉकर क्या करता है? आपके जो भी प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज हैं, ठीक, प्रमाणित दस्तावेज हैं, उन सारे दस्तावेज को आपको प्रोवाइड कराता है डिजी लॉकर में, ठीक। जैसे कि आधार कार्ड हो गए, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पैन कार्ड हो गए, ठीक, आपकी सारी मार्कशीट एजुकेशनल मार्कशीट है, ठीक, आरसी है गाड़ी की, और इंश्योरेंस है गाड़ी का, या किसी भी लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराता है, ठीक। और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराता है डिजी लॉकर, ठीक। और ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज या प्राइवेट ऑफिसेज में वैलिड होता है। आप कहीं पे भी इसको दिखा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में रखना आप जरूरी नहीं है, ठीक। मतलब आपके पास अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं भी है और रखना भी जरूरी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है ई हॉस्पिटल, ई अस्पताल, ठीक। ई हॉस्पिटल, ई अस्पताल। अब ई हॉस्पिटल खुल चुके हैं, ठीक। इट इज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, HMIS के नाम से जाना जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। इट इज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम which is one step solution in connecting patients, hospitals and doctors through a single digital platform। एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, जो ई हॉस्पिटल के नाम से है, वहाँ पे पेशेंट और हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं या डॉक्टर हैं, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, ठीक। आप इस पे डायरेक्ट जो है जाइए और वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, एक डॉक्टर आपसे कनेक्ट होगा, आपको कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए वो सारी चीज़ें वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। आप जाके मेडिकल से नहीं, आप ऑनलाइन मतलब आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक। इसी को ई हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक। तो ये भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, एक ई हॉस्पिटल भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो जो जो छोटी बीमारियां होती हैं, जो जिनके लिए हॉस्पिटल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, उसको आप जो है ई हॉस्पिटल के जरिए उसका क्योर करा सकते हैं। ई हॉस्पिटल्स, ई अस्पताल, ये एक अस्पताल प्रबंध सूचना प्रणाली है। ये क्या है? एक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है, जिसको HMIS के नाम से जानते हैं, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो क्या करता है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को जोड़ने का एकमात्र समाधान है। जो क्या करता है? मरीजों को, अस्पतालों को और डॉक्टरों को एक साथ जोड़ता है, ठीक। ताकि मतलब जो भी मरीज हैं वो अपनी प्रॉब्लम इस ई अस्पताल में जाके बता सकते हैं, और इस ई अस्पताल में उनके क्योर के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो अपलोड कर दिया जाता है। फिर वो ऑनलाइन उन दवाइयों का ऑर्डर कर सकते हैं या ऑफलाइन किसी भी मेडिकल से जाके ले सकते हैं, ठीक। इसी को ई अस्पताल नाम दिया गया है, ठीक। Till February 2021, as many as 420 e-hospitals has been established under the Digital India campaign। डिजिटल इंडिया कैंपेन के अकॉर्डिंग तकरीबन 2021 का डाटा अगर हम लोग देखें, फरवरी 2001 का, तो तकरीबन 420 ई हॉस्पिटल खोले जा चुके हैं। अभी का डाटा आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जाके, ठीक है, अभी कितने हॉस्पिटल खुल चुके हैं, ये हॉस्पिटल, ठीक। तो तकरीबन 2021 तक, फरवरी 2021 तक 420 ये हॉस्पिटल खुल चुके हैं, ठीक। किसके अंडर में? डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंदर, ठीक। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत फरवरी 2021 तक 420 ये हॉस्पिटल स्थापित किए जा चुके हैं। अभी का डाटा आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि कितने हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल खुल चुके हैं। हम लोग डाटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फरवरी 2021 का, यानी कि फरवरी 2021 का, तब तक यानी कि फरवरी 2021 तक 420 ये हॉस्पिटल ई अस्पताल खुल चुके हैं।
नेक्स्ट आता है ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? डेवलप बाय एनसीईआरटी, ई पाठशाला showcases and uh, disseminates all educational e-resources including textbook। ई पाठशाला क्या है? ये एनसीईआरटी ने शुरू किया था। ई पाठशाला एक ऐप है जिसके जरिए आप अलग अलग जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो हासिल कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, audio, video, periodicals, and variety of other print and non-print materials through the website and mobile app। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आप वीडियो, ऑडियो, अपने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो है, ऑडियोस है, पीरियोडिकल्स है, टेक्स्ट बुक है, ई जर्नल्स है, ये सारी चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं। ई पाठशाला क्या है? एनसीईआरटी द्वारा विकसित ई पाठशाला वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, पत्रिकाओं और विभिन्न प्रकार की अन्य प्रिंट और गैर प्रिंट सामग्री सहित सभी शैक्षिक ई संसाधनों का प्रदर्शन और प्रसार करती है। तो इसके जरिए जो है, ये एनसीईआरटी ने शुरू किया था ई पाठशाला। इसमें आपको जो भी आपकी शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, ऑडियो, वीडियो हो, पत्रिकाएं हों, या अलग अलग तरह की जो प्रिंट या गैर प्रिंट सामग्री है, उनको आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। इसका नाम दिया गया ई पाठशाला। ठीक। नेक्स्ट आता है भीम। भीम तक हम लोग करेंगे, उसके बाद साइबर क्राइम कल करेंगे। ठीक है। भीम क्या है? भारत भीम यूपीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो ये पेमेंट का एक डिजिटल इनिशिएटिव था, पेमेंट से रिलेटेड, जिसमें आप आसानी से आप बैंक जाए बिना आप पेमेंट करते हैं। आपने मतलब आपको याद भी नहीं होगा आप पिछली बार कब बैंक गए थे। ठीक। क्योंकि अब काम ही नहीं पड़ता है बैंक का। पहले लोग जाके बैंक में लाइन लगाते थे, अब आपको काम ही नहीं पड़ता है बैंक में लाइन लगाना। ठीक। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन ऐप। अभी इसका फुल फॉर्म क्या है भीम का? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक। भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन ऐप दैट मेक्स पेमेंट ट्रांजेक्शन सिंपल। जो क्या करता है? पेमेंट ट्रांजेक्शन को सिंपल करता है, इजी करता है एंड क्विक करता है। एक सेकंड के अंदर आप किसी को भी पैसा भेज सकते हैं आसानी से। एक क्लिक के अंदर आप पैसा भेजते हैं सब। ठीक। आपने कोई काम सामान खरीदा, सिंपल आपको स्कैन करके उसको पेमेंट कर देंगे। बहुत इजी हो गया है। ठीक। बहुत क्विक हो गया है। ठीक। यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके जरिए आप कर सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसका नाम है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक। तो ये भीम जो है, ये भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है जो पेमेंट से रिलेटेड है, ठीक, बैंकिंग से रिलेटेड। भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी एक ऐसा ऐप है जो एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई का उपयोग करके भुगतान लेन देन को सरल बनाता है, आसान बनाता है और त्वरित बनाता है। ठीक। सरल बनाता है, आसान बनाता है और त्वरित बनाता है। ठीक। ये भी भीम भी क्या है? डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। भीम भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ठीक। तो ये 9 पिलर हैं। सबसे पहले आता है भीम, फिर आता है ई पाठशाला। ठीक। नीचे से ही हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले भीम, फिर ई पाठशाला, फिर ई हॉस्पिटल्स, फिर डिजी लॉकर। ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। उसके बाद पिलर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, आईटी फॉर जॉब्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड हाईवे। ठीक। तो ये 9 पिलर हैं डिजिटल इंडिया मिशन के। तो आज हम लोगों ने डिजिटल इंडिया मिशन और डिजिटल डिवाइड के बारे में पढ़ा है। और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन। बाकी साइबर क्राइम के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग।
ठीक है, आप लोग की क्लास है शायद 4 बजे, तो लीव करते हैं हम लोग क्लास, क्योंकि लेट हो जाएगा। क्लास फर्स्ट पेपर की क्लास शायद है आप लोगों की 4 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।